वेलकम टू आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक पद्यांश दिया गया है और इसका कुछ पार्ट इधर भी दिया गया है। हम इसको पूरा ना पढ़ के सिर्फ मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बताऊंगी, फिर हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। इसमें कहा गया है कि जब मेघ आते हैं, ठीक है, जब बादल आते हैं तो वो किस प्रकार आते हैं और उस टाइम जो जो इन्वायरमेंट में जो चेंज आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, कैसे वो बादल तैयार होके आते हैं, कैसे वातावरण में जो है सुगंध होती है, क्या क्या उसके अंदर है, बिजलियाँ कड़कती हैं, तो वो पूरा का पूरा इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए सबसे बेस्ट ये है, जब आप सीटेट का पेपर देने जाओ तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस रीड करना, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टाइम आपके पास होता है, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कुछ क्वेश्चंस इतने ईजी होते हैं कि आप डायरेक्ट उसका आंसर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो सब अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। आपको पता चल गया कि ये मेघ के बारे में है। मेघ आए बन ठन के सवर के, पंक्ति का भाव किसमें है, किसमें है, तो इसमें कहा गया है, इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर 3, बादल सज धज कर आए हैं। क्योंकि बनना और ठनना, बन ठन के बोल देते हैं ना, हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें जब लोग तैयार होके आते हैं, सज धज के आते हैं, तो उसको बोल देते हैं बन ठन के आए। तो बादल भी जो है वो बन ठन के आए हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे। मेघों के आने से लगता है, क्या लगता है, मेघों के आने से मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। ठीक है, तो ये कहता है कि इसी पैराग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो आप पैराग्राफ को भी एक बार रीड जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमारा आंसर जो है अगर हमने बिना पढ़े देते तो गलत हो जाएगा, तो जो कवि के कहने पे जो आंसर है तो वही हमने देना होता है। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि मेघ ऐसे लगते हैं जैसे मान लो शहर से कोई बन ठन के गाँव में मेहमान आया हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बरस बाद सुधी लीनी, इस पंक्ति का भाव किसमें है। ठीक है, इसका भाव वो कहता है बादल एक बरस के बाद आए हैं। अब हम भी बोल देते हैं कई बार बरस बाद सुधी लीनी, सुधी लीनी कि भाई तुमने तो बहुत दिनों बाद पूछा हालचाल, तो बादल वही तो है, एक साल बाद। ठीक है, कि एक साल बाद आए हो, इतने दिनों तक तुमने, मतलब तुम कहाँ थे जो तुमने हमारी इतने दिनों बाद हमारे बारे में पूछा। सुधी लेने का अर्थ होता है हमारी खैरियत पूछी, कि एक बरस के बाद आए और आके हमारी सुधी लेनी, हमारे बारे में आपने पूछा। ठीक है, बादलों ने याद किया, बादलों ने नहीं, सुधी लेनी, बादल का यहाँ पे अलग मीनिंग है, बादल ने सुधी ली यानी कि बादल आए। जब काफ़ी दिनों से कोई आ नहीं रहा होता और उसके बाद वो आ जाता है कई एक साल के बाद, तो वो कहते हैं अच्छा भाई इतने दिनों बाद आया, कभी हमारे हालचाल भी नहीं पूछा, तो कहते हैं अभी हालचाल पूछा एक साल के बाद। और ये हमने कहाँ से देखना है, अपने पैराग्राफ में जो पद्यांश वहाँ पे दिया गया है। पूरी कविता में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है यहाँ पे, तो ये इसका जो आंसर है श्लेष अलंकार। आपको पता है कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, कि अर्थ जो है उसमें छुपा हुआ होता है एक के साथ दो। ठीक है, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया। ठीक है, इसमें क्या है, उल्हाना देकर, बूढ़े पीपल ने कैसे स्वागत किया, उल्हाना देकर, तो यहाँ पे आएगा उल्हाना देकर। पाहुन शब्द का अर्थ क्या है, पाहुन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैराग्राफ में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पद्यांश के अंदर कि पाहुन का अर्थ बताइए, तो पाहुन का अर्थ होता है मेहमान, कि मान लो शहर से कोई मेहमान आया हो। आपको समझ आ गया। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका, वो था हमारा पद्यांश और ये है हमारा गद्यांश। स्टूडेंट्स पूरे गद्यांश को न पढ़ के सिर्फ इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप कर लेना। यहाँ पे जो बताया गया है बच्चों की सृजनात्मक शक्ति के बारे में बताया गया है कि हर बच्चा अपने आप में क्रिएटिव होता है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अध्यापक और उसके जो पेरेंट्स होते हैं उन चीज़ों को दबा देते हैं और अपनी मर्जी जो है उनके ऊपर थोप देते हैं। तो कहते हैं कानून में इसकी कोई ना कोई दूसरे गुनाह की सज़ा होती है, लेकिन ये जो ऐसे गुनाह कर रहे होते हैं बड़े लोग बच्चों के साथ, वो उसका कोई वो नहीं है, ना वो गुनाह के रूप में गिना जाता है। ठीक है, बस इसका यही एक सार है। बाकी आप जब इसको एक बार अच्छे से रीड कर लोगे, देख लोगे आप, तो आपको भी थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। अभी हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे और साथ साथ इस पैराग्राफ में ये भी बताया गया कि ये साहित्य एक सृजन है, चित्रकला दूसरा सृजन है। ठीक है, साहित्य बच्चों की सृजनात्मक शक्ति के बारे में बताया गया है, एक साहित्य है, चित्रकला है, संगीत है और स्थापत्य है। ठीक है, तो ये इनके बारे में बताया गया है। गिजू भाई का किसमें विश्वास नहीं है, तो ये कहता है कि गिजू भाई का किसमें विश्वास नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं
अभिभावकों द्वारा तय करने में। इसमें किसका विश्वास नहीं है? गिजू भाई का, जिसके अंदर इस पैराग्राफ के बारे में बताया गया कि गिजू भाई ने, ये जो पूरा पैराग्राफ है तो ये गिजू भाई जो है वो कह रहे हैं, तो उनका विश्वास किसमें नहीं है? कि भविष्य का निर्णय लेने, कि जब बच्चों का भविष्य का निर्णय कौन लेते हैं? शिक्षक और अभिभावक, तो इसमें उसका विश्वास नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता? कौन सा अपराध नहीं आता? कौन सा नहीं आता? सीधी बात है, रिश्वत, धोखाधड़ी और चोरी, ये तो सारे अपराध है और ये कोड के अधीन आते हैं सारे की भाई, ये तो है। लेकिन बालक की सृजन शक्ति, बालक जो सोचता है, करता है, उसकी इच्छा है, उसको दबाना, ये उसके अंदर नहीं आता, जो मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। बच्चे क्या करें और क्या ना करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं, तब क्या होता है? तब क्या होता है? बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है। अब यहाँ पे तो दिख ही गया कि जो बच्चा क्रिएटिव बच्चा होता है, जो कई बार मान लो उसका संगीत में इंटरेस्ट है और उसका बाकी जैसे साइंस में नहीं है, तो हम फिर भी जो है टीचर्स और अभिभावक उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी होती है उसका दमन होता है। दमन का अर्थ होता है दबा देना। ठीक है, कि उस चीज़ को हम दबा देते हैं। निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता। क्या चीज़ नहीं आती? प्रश्नों के उत्तर रटना। ये कोई सृजनात्मक शक्ति नहीं है, रट्टा प्रवृत्ति है, तो ये इसके अंदर नहीं आता। किसी विषय पर अपने विचार लिखना, ये भी आता है, और कहानी लेखन भी आता है, मिट्टी से खिलौने बनाना, ये भी क्रिएटिविटी है। ठीक है, सृजनता का अर्थ होता है क्रिएटिविटी, ये सब उसके अंदर आते हैं, लेकिन जो प्रश्नों के उत्तर रटना है वो नहीं आएगा। अभी हम अगला देखते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन है। साहित्य शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। अब स्टूडेंट, पता क्या है, हिंदी में आपको पता ही है कि जो प्रत्यय होते हैं हमारे, वो हमारे वर्ड के पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो एक मीनिंगफुल शब्द निकाल कर उसके पीछे जो बनता है वो प्रत्यय है। तो यहाँ पे कहता है कि इक प्रत्यय, इक का मतलब होता है कि छोटे ई की मात्रा, ठीक है, ये मात्रा, और ये क, इसके साथ नहीं, अलग अलग है दोनों। ठीक है, तो ये ऐसी तो मात्रा होनी चाहिए और ये होना चाहिए, तो ये एक प्रत्यय बनेगा। ये किस पे आएगा देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले छोटे ई की मात्रा कहाँ है? इजी तरीका बताती हूँ आपको ढूंढने का। यहाँ तो नहीं है, बड़े ई की मात्रा है। यहाँ पे तो है, चलो एक तो ये रख लेते हैं, दूसरा इसमें भी है, ये भी रख लेते हैं, तीसरा इसमें नहीं है, ये सारी इक है। तो लेकिन ई और का ये आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आता ऐसे, क्योंकि यहाँ मात्रा की बात हो रही है, ये आएगा नहीं। तो कंफ्यूजन है इसमें और इसमें। ठीक है, अब शब्द देखते हैं हमारा साहित्य, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? साहित्य। तो ये सही है, आ की मात्रा, तो साहित्यिक हो जाएगा ये वाला शब्द तो हमारा। ठीक है, ये वाला समझ आ गया। तो देखो, ये मात्रा इधर लगी हुई है और ये मात्रा इधर है,